नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा अपडेट और इसको रोकने की कोशिशों पर चर्चा करेंगे, तो वहीं इजराइल हमास संघर्ष पर भी अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर रूस और अमेरिका के बीच सोमवार को रियाद में अगले दौर की वार्ता। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यूक्रेन के प्रतिनिधियों से भी होगी चर्चा। इजराइल ने गाजा में नई युद्ध योजना को दी मंजूरी। पीएम नेतन्याहू ने कहा, बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगी कार्रवाई। मध्यस्थ मिस्र और कतर की संघर्ष विराम की कोशिशें जारी। इंडोनेशिया में विवादास्पद सैन्य कानून में संशोधन के बाद मचा बवाल। सिविल पदों पर सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। सूडानी सेना का दावा, कहा राष्ट्रपति भवन का नियंत्रण हासिल करने के बेहद करीब। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से अधिकतर हिस्सों को छीना। खार्तूम में भारी गोलीबारी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके तहत सोमवार को सऊदी अरब में दो महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं। तो वहीं दोनों देशों के बीच युद्ध भी भीषण बना हुआ है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी सामरिक एयरफील्ड पर बड़ा हमला किया है। इस सबके बीच यूक्रेनी परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव भी काफी सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध में शांति के दूत की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों की कमान अपने हाथों में लेने का प्रस्ताव जाने अनजाने में अमेरिका को युद्ध का भागीदार बना सकता है। दरअसल बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत में उन्होंने सुझाव दिया कि यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अमेरिका को सौंप देना चाहिए। इसे एक दिन पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र और इसके इर्द गिर्द रूस का नियंत्रण है। अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में रूस की भिड़ंत अमेरिकी सैनिकों से हो सकती है। जानकार आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कहीं निकट भविष्य में रूस और अमेरिका आपस में ही न भिड़ जाएं। वहीं जेलेंस्की ने भी पुतिन के सीमित संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त कर दी है। ट्रंप के साथ बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों तक हमला न करने का भरोसा दिया था। हालांकि इन आश्वासनों के बावजूद दोनों देश पिछले 2 दिनों से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन अड़चनों के बावजूद रूस और अमेरिका अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को रियाद में फिर बैठक करेंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख और रूसी सुरक्षा एजेंसी के मुखिया रूस की तरफ से बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के प्रतिनिधि भी सोमवार को ही सऊदी अरब में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक रूस अमेरिका की बैठक से इतर होगी। उधर यूक्रेन के मुद्दे पर ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों के नेताओं की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से तोपखाने की खरीद के लिए कम से कम 5 बिलियन यूरो के पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही रूस पर और अधिक दबाव डालने का
आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए अपनी गैर जरूरी मांगों को छोड़ना होगा। बैठक में हंगरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन को सहायता जारी रखने का समर्थन किया। यूक्रेन को लेकर लंदन में भी एक अहम बैठक हो रही है। यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति सेना का समर्थन करने वाले देशों की इस बैठक की ब्रिटेन मेजबानी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 20 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वेस्टर्न अलायंस की ये शांति सेना ऑपरेशनल स्टेज की ओर आगे बढ़ेगी। संभावित गठबंधन के वरिष्ठ सेना अधिकारी इस योजना के व्यवहारिक रूप से लागू करने के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एम्बेसडर एसआर तायल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की, कहीं न कहीं उसमें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं और सोमवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं रियाद में। क्या कुछ अभी तक जो कुछ हुआ है उसका कैसे आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध था उसमें शायद 4 लोग शामिल थे। रशिया एक तरफ और यूक्रेन, अमेरिका और बाकी यूरोप कह लीजिए। नेटो में तो दोनों साथ थे, पर यूरोपियन यूनियन कह लीजिए। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अपना जो युद्ध विराम का जो उनकी मांग है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें केवल अमेरिका और रूस ही बातचीत कर रहे हैं। जैसा आपके बताया कि सोमवार को रियाद में फिर मीटिंग होगी, उसमें यूक्रेन भी नहीं है और यूरोपियन यूनियन भी नहीं है। लेकिन वहीं पर यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों की भी एक अलग बैठक होनी है उस दिन। वो पर रशिया से यूक्रेन की बात नहीं हो रही है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक मध्यस्थ का रूप इसमें रोल अदा करेगा। पर दूसरी जो बात है कि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं, पहले कुछ वहाँ के मिनरल्स के बारे में कुछ वक्तव्य आए थे, अब वहाँ का जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र है, ज़ापोरिज़िया है या और भी हैं उनके पास, यूक्रेन के पास, उनके बारे में भी कुछ वक्तव्य आए हैं कुछ। तो अमेरिका क्या चाहता है यूक्रेन से कि जो भी युद्ध विराम होगा उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या बॉर्डर्स कुछ रूस पीछे हटेगा नहीं हटेगा, या जहां वो हटेगा क्या वो इलाका अमेरिका कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, और उसमें यूरोपियन यूनियन के और देशों का क्या रोल रहेगा। क्योंकि देखिए, लंदन में वो 20 देशों की अलग एक मीटिंग चल रही है जी। जो नेटो में तो अब अमेरिका उनके साथ नहीं है, तो नेटो की मीटिंग तो कर नहीं सकते। तो 20 देश मिलके क्या वो यूक्रेन को किस तरह से असला सप्लाई करेंगे। कुछ बात ये भी हो रही है कि शायद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ देश अपनी कुछ फौजें भी वहां भेज दें, वो वहां क्या करेंगे। तो इस समय बहुत सारे चीजें हैं जिनमें जब ये चारों अपना अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना रोल देख रहे हैं और कहाँ ये युद्ध जाएगा वो देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, रशिया और यूक्रेन, और 4 में यूक्रेन और यूरोप तो शायद साथ साथ है, और कहीं ना कहीं कुछ समझौता या कुछ अंडरस्टैंडिंग शायद राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप में है। पर भविष्य बताएगा कि अब रशिया ने जिस तरह की कंडीशंस लगाई हैं पूर्ण युद्ध विराम के लिए, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मानेगा, राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं मानेंगे। सर देखिए, ये युद्ध जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में दोनों से बातचीत हो और युद्ध रुक जाए। लेकिन ये एक बड़ी सफलता है कि ज़ेलेंस्की की ओर से भी और पुतिन की ओर से भी ये कहा गया कि हम राजी हैं, युद्ध विराम हम करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी कंडीशन लगाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ज़ेलेंस्की और रूस दोनों कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, हमारी ये कंडीशंस हैं, उस पर बातचीत होनी है अभी सोमवार को, यूरोपियन यूनियन का रोल आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन बिना अमेरिका के यूक्रेन को कितना सपोर्ट कर सकता है या करेगा? मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन का रोल इस समय बहुत मुख्य है कि वो
यूक्रेन को उकसाएगा कि अमेरिका के दबाव में ना आए। हो सकता है कि वो करे, पर फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत नाराज होंगे। तो क्या यूरोपियन यूनियन इस स्थिति में है कि यूक्रेन की सहायता आर्थिक भी करे, सामरिक भी करे और पूरा असला भी वहां पे यूक्रेन को दे? तो यूक्रेन भी अब इस समय लड़ाई से थक चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अब वो 1 साल और नहीं लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो इतवार को जो पॉडकास्ट किया था उसमें कहा था कि ये युद्ध की क्षेत्र में इसका फैसला नहीं हो सकता है, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहा है, और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना होगा। पर बातचीत में अमेरिका इस समय जो बहुत ही एक मुख्य रोल उसका है मध्यस्थ के रूप में, और राष्ट्रपति पुतिन से तो केवल अमेरिका ही बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का तो कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल सर, ये सोमवार को देखना होगा कि बातचीत में वहां पर क्या कुछ होता है। एक सवाल आपके सामने रखूंगा, बहुत संक्षेप में सर बताइएगा, वक्त कम है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से प्रपोजल दिया गया है कि यूक्रेनियन जो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किस तरह से रहेगा ये सब कुछ? हालांकि जेलेंस्की कहते हैं कि वो यूक्रेन की संपत्ति है, अगर अमेरिका वहां पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, इस तरह की बातचीत आ रही है। ये जो ज़ापोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस समय रशिया के कब्जे में है और है वो यूक्रेन का। तो शायद इस पर कुछ बातचीत हो कि वो अमेरिका कंट्रोल में अपने ले ले। और बाकी तो जो न्यूक्लियर वहां पे ऊर्जा के संयंत्र में, तो यूक्रेन, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन वो अमेरिका को देना चाहेगा। तो अभी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी कुछ जो बोले हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, इसमें अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से कुछ क्लैरिटी हो कि वो क्या चाहता है। यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद, युद्ध विराम तो वो चाहते हैं, ये तो कहा राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए और पूरा युद्ध विराम होना चाहिए। तो उस रास्ते पर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो इस समय यूक्रेन का एरिया रशिया के पास है, करीब करीब 20%, वो क्या रशिया के साथ ही रहेगा या कुछ और उसमें अमेरिकन फोर्सेज आएंगी, वो क्या होगा, ये सब बातचीत का विषय है और इसमें बड़ी लंबी बातचीत होगी। पर अभी तो युद्ध विराम भी नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी कुछ ड्रोन्स उधर रशिया पे दागे हैं और रशिया ने भी यूक्रेन की तरफ ड्रोन्स पे से हमला किया है। तो अभी मैं समझता हूं ठीक है सर, ऐसे में सबकी नजरें लगी रहेंगी कि सोमवार को जो बैठकें होंगी उसमें क्या कुछ निकल के आता है और किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भारत भी चाहता था और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत कहीं ना कहीं शुरू हुई है। ये एक अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी बढ़ा दी है। वहीं हमास और यमन के हुथियों की तरफ से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के तहत रॉकेट दागे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सीज फायर का प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है। उधर ईरान भी ट्रंप की धमकी के बावजूद कुछ नरम पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। बंधकों की वापसी और हमास को सत्ता से बेदखल करने की आखिरी चेतावनी के बाद गुरुवार को इजराइल ने गाजा पर बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइल ने बुधवार को गाजा में फिर से जमीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। IDF ने उत्तर दक्षिण के मुख्य मार्ग पर यातायात को रोक दिया है। गुरुवार की सुबह सेना ने उत्तरी गाजा के बेतलाहिया के करीबी जमीनी कार्रवाई के साथ हवाई हमले किए। इस दौरान उन्होंने हमास के 40 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसमें सुरंग, टैंक रोधी मिसाइलें, प्रक्षेपण चौकियां शामिल हैं। गाजा की तरफ से कहा गया है कि इन हमलों में 70 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाले नेत्जारिम कॉरिडोर पर पहले ही नियंत्रण बढ़ा दिया था, जिसे हमास ने संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन माना था। हमास की तरफ से भी मध्य इजराइल पर लंबी दूरी की 3 मिसाइलें दागी गईं। IDF की तरफ से एक को हवाई में ध्वस्त करने का दावा किया, जबकि 2 मिसाइलें खुली जगह पर जाकर गिरी हैं। इससे पहले सुबह यमन के हूती समूह ने भी मिसाइल दागी थी, जिसे इजराइल ने हवा में मार गिराने का दावा किया था। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव अब भी मौजूद है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत 5 जिंदा अमेरिकी बंधकों को रिहा करना होगा, लेकिन हमास का कहना है कि बंधकों की रिहाई से पहले जनवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते का सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच प्रमुख मध्यस्थ कतर और मिस्र ने संघर्ष विराम समझौते के 3 चरणों को लागू करने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इजराइल बार-बार गाजा के लोगों को युद्ध वाले क्षेत्रों से निकल जाने की चेतावनी जारी कर रहा है। उधर हूती के बहाने ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के रुख में थोड़ी नरमी आती दिखाई दे रही है। परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप द्वारा भेजे गए पत्र पर अब तक कड़ा रुख अपनाने वाले ईरान ने कहा है कि पत्र के खतरों के साथ साथ अवसरों पर भी विचार करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि पत्र का जल्दी जवाब दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने पिछले सप्ताह ट्रंप के पत्र को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया था। पत्र में 2 महीने के भीतर परमाणु समझौते न करने पर ईरान पर और अधिक प्रतिबंधों का सामना करने की धमकी दी गई है। और इस खबर पर बात करने के लिए पूर्व एम्बेसडर SR तायल, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर पश्चिम एशिया की स्थिति को हम देखें तो एक बार तनाव वहां पर काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो इजराइल वहां पर गाजा में न सिर्फ हवाई हमले कर रहा है, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई भी वहां पर शुरू कर दी है। हुथी और हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिका का ये कहना है कि सीज फायर का प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन समय तेजी से निकलता जा रहा है। कहीं न कहीं सबसे ज्यादा कोई परेशानी में है तो वो गाजा में रहने वाले फलस्तीनी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि गाजा की स्थिति अब बहुत ही पेचीदी हो गई है और खराब हो गई है, क्योंकि युद्ध विराम जो जनवरी से चल रहा था, 1 मार्च को एक्सटेंशन की कुछ बातचीत चल रही थी, पर हमास ने अपने कुछ कंडीशंस लगाए थे, तो मैं समझता हूँ वो युद्ध विराम तो अब समाप्त हो गया है। जिस तरह से 400-500 लोग शायद गाजा में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इजराइल ने अपना पूरा हवाई जहाज से भी कार्रवाई शुरू कर दी है और ग्राउंड फोर्सेस भी लगा दिए हैं। देखिए, इस समय स्थिति पेचीदी इसलिए हो गई है कि जो 1948 से जो भी कुछ गाजा पैलेस्टाइन में हो रहा है, तो हमेशा ये कहा जाता था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा और किसी न किसी तरह से सब देश इस पर राजी थे कि उस तरह आगे बढ़ना चाहिए और जैसा भी परिस्थिति हो उधर आगे बढ़े। पर समय जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अपने वक्तव्य जो दिए हैं कि गाजा को रिवियरा बना दें और वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट करें, उनकी तरफ से कुछ इस तरह का प्रस्ताव आया है। उसके बाद जहाँ तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू का और उनके मंत्रिमंडल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं चाहते और यही परिस्थिति को जारी रखना चाहते हैं। और जो अरब देश हैं मुख्य, सऊदी अरेबिया हो,
जॉर्डन, कुवैत और यूएई वगैरह, वो गाजा का अपने आप मिलकर उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक बार युद्ध खत्म हो जाए। पर मैं समझता हूँ कि इस समय शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू और को विश्वास है राष्ट्रपति ट्रम्प पर कि अगर गाजा में स्थिति ऐसी हो कि गाजा के लोग ही वहाँ के छोड़ के चले जाएं, तो शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस तरफ प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहा है, अगर ये खबरें सही हैं कि 400-500 सिविलियंस वगैरह भी उसमें हताहत हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो युद्ध विराम हुआ था वो तो अब समाप्त है। इस समय ऐसा है कि शायद 24 जिंदा हॉस्टेजेस हैं और 30-35 शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है हॉस्टेजेस की। तो वही केवल हमास के पास या गाजा के लोगों के पास केवल एक यही अब हॉस्टेज को ही है उनकी जो शक्ति कह लीजिए उसको, या ब्लैकमेल की पावर कह लीजिए, या जो भी कहा जाए। बाकी उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, उनका कोई देश उनका समर्थन नहीं कर रहा है, और उनको अब इजराइल से किस तरह समझौता वो करेंगे, इसका पूरा जो लीवर है, जो पूरा स्टीयरिंग है, वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें वहां पर शांति विराम की तुरंत वहां पर जरूरत है। एक सवाल और आपके सामने रखेंगे सर, संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है। ट्रंप की ओर से ईरान को पत्र भेजा गया था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। उस वक्त पे ईरान की ओर से बड़ा कड़ा रुख दिखाया गया था। मसूद पेजेश्कियन ने तो यहाँ तक कहा था कि आपको जो करना है आप कर लो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बातचीत की बात ईरान करने लगा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ कि देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनसे किसी भी देश अगर वो कोई पत्र लिखते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसके पूरे इज्जत के साथ उसका एक जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कुछ लोगों ने गलती की कि पब्लिकली उनको कन्फ्रंट किया और उसका बहुत ही खराब परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि जी जो राष्ट्रपति ट्रंप प्रयत्न कर रहे हैं हम उसके साथ हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो भी प्रस्ताव ईरान को गया है, ईरान को सोच समझ के उसका जवाब देना चाहिए और वार्ता शुरू करनी चाहिए। ठीक है सर, उसी से आगे कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। कई नेता और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। 22 साल से सत्ता में रह रहे राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ ये सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। इमामोगलू आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता है। उन्हें 23 मार्च को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें भ्रष्टाचार और एक आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग इसे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्तापलट बता रहे हैं। पूर्वी कांगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने कांगो और रवांडा की ओर से युद्ध विराम के आह्वान को ठुकरा दिया है। वहीं विद्रोहियों ने DR कांगो के एक और रणनीतिक शहर वालिकेल पर कब्जा कर लिया है। दरअसल कतर की मध्यस्थता में DR कांगो और रवांडा के राष्ट्रपतियों की बैठक के बाद विद्रोहियों से युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। इंडोनेशिया की संसद में सैन्य कानून में संशोधन पास होने के बाद देश में बवाल मचा हुआ है और इसका काफी विरोध हो रहा है। इस कानून में संशोधन के बाद कई सिविल पदों में भी सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति हो सकेगी, जिसे लोग नागरिक जीवन में सैन्य हस्तक्षेप बता रहे हैं। सूडान की सेना अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से खार्तूम में राष्ट्रपति भवन का नियंत्रण हासिल करने की करीब है। राजधानी खार्तूम के अधिकतर हिस्सों में सेना का कब्जा हो चुका है। दोनों बलों के बीच गृह युद्ध से सूडान की स्थिति जर्जर हो चुकी है।
जर्मनी ने सीरिया में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है, जो दमिश्क में नए नेतृत्व के साथ राजनयिक संबंधों को दिखाता है। बशर अल असद के पतन के बाद मानवीय और सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रहा सीरिया लगातार दुनिया में अपने संबंधों को नए आयाम दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में चीन में 4 कनाडाई नागरिकों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की सजा देने पर कनाडा ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया और निंदा की, तो वहीं चीन ने कहा है कि ये सभी ड्रग्स संबंधित अपराधों से जुड़े थे। उत्तर कोरिया की सीमा के पास अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म हो गया है। फ्रीडम शील्ड नाम का यह अभ्यास 10 मार्च को शुरू हुआ था।